नमस्कार, 20 मिनट 20 खबर में आपका बहुत बहुत स्वागत है। आपके साथ मैं हूं स्वप्निल। अगले 20 मिनट में आपको हम राजस्थान की 20 अहम खबरों से रूबरू कराने वाले हैं। तो शुरू करते हैं 20 मिनट में 20 खबरों का सिलसिला। जयपुर एसीबी ने बड़ी कार्रवाई को अंजाम देते हुए कोटा टेक्निकल यूनिवर्सिटी के वीसी प्रोफेसर रामवतार गुप्ता को घूस लेते अरेस्ट किया है। रामवतार गुप्ता निजी कॉलेज में इंजीनियरिंग की सीट्स बढ़ाने की एवज में 10 लाख रुपए की घूस मांग रहे थे और उन्हें जयपुर के एक सरकारी गेस्ट हाउस में घूस लेते पकड़ लिया गया। सरकारी गेस्ट हाउस में तलाशी के दौरान एसीबी की टीम को नकद 21 लाख रुपए भी मिले हैं। इस कार्रवाई के बाद वीसी के जयपुर और कोटा स्थित सरकारी आवास की भी तलाशी ली जा रही है। बताया जा रहा है कि परिवादी ने राजस्थान एसीबी की व्हाट्सएप हेल्पलाइन पर शिकायत की थी, जिसकी एसीबी मॉनिटरिंग कर रही थी। इंजीनियरिंग कॉलेज की सीट्स बढ़ाने के लिए और उसमें लगातार जो परेशान करते रहते हैं लिखा पढ़ी करके, उसमें फैसिलिटेट करने के लिए 10 लाख रुपए की रिश्वत मांगी गई थी। एसीबी द्वारा सत्यापन किया गया। सत्यापन के पश्चात आज प्रोफेसर रामावतार गुप्ता को एक सरकारी गेस्ट हाउस में 5 लाख रुपए की रिश्वत लेते हुए रंगे हाथों गिरफ्तार किया गया है। जयपुर के विकास के लिए जयपुर में सरकार ने नगर निगम को 2 भागों में बांटा था, लेकिन दोनों निगमों की कार्यशैली को लेकर अब तक पार्षद और ना आमजनों में ज्यादा खुशी नजर आती है। आपको बता दें, ग्रेटर निगम की 14 महीने बाद 18 अप्रैल को साधारण सभा की दूसरी बैठक बुलाई गई थी। इस बैठक में 5 प्रस्ताव भी रखे गए, लेकिन इन प्रस्तावों पर अभी तक काम शुरू नहीं हो पाया है। अब कहा जा रहा है कि जल्द ही एक और बैठक बुलाई जाएगी। अधिकारियों की जो पेन डाउन हड़ताल थी, तो जिसकी वजह से दूसरे दिन कंटिन्यू नहीं हो पाई, पर जल्द ही वो बचे हुए प्रस्ताव है उनके ऊपर साधारण सभा की बैठक होगी। नगर निगम हेरिटेज की बात करें तो यहाँ पिछले 14 महीनों से साधारण सभा की बैठक ही नहीं कराई गई और यहाँ के पार्षदों को कोर्ट का रास्ता अख्तियार करना पड़ा है। हेरिटेज नगर निगम में विपक्ष के तौर पर बीजेपी के पार्षद नाराज हों, ऐसा भी नहीं है। कई बार कांग्रेस को समर्थन दे रहे निर्दलीय पार्षद भी इस मुद्दे को जोर शोर से उठा चुके हैं। हेरिटेज नगर निगम साधारण सभा की बैठक बुलाने के लिए पिछले कई महीनों से भाजपा पार्षदों ने मिलकर महापौर और आयुक्त से मांग की थी कि वह साधारण सभा की बैठक बुलाए। नगर पालिका एक्ट के तहत दोनों को नोटिस भी दिया था, किंतु दोनों ने किसी प्रकार की बैठक समयावधि में नहीं बुलाई। जयपुर के हसनपुरा में भाई बहन की हत्या से हड़कंप मचा हुआ है। बताया जा रहा है कि यहाँ भाई बहन की चाकू से गला काटकर हत्या कर दी गई। वारदात के वक्त दोनों भाई बहन मकान की दूसरी मंजिल पर सो रहे थे, तभी उनके पड़ोस के कमरे में किराए पर रहने वाला गुलशन नाम का शख्स उनके कमरे में घुस आया और दोनों की चाकू से गला काटकर हत्या कर दी। खास बात यह है कि डबल मर्डर करने के बाद आरोपी गुलशन खुद सदर थाने पहुंच गया और पुलिस के सामने ये कबूल किया कि उसने पड़ोस में रहने वाले भाई बहन की हत्या की है। आरोपी की सूचना पर ही पुलिस और एफएसएल की टीम मौके पर पहुंची और मुआयना करने के बाद दोनों के शवों को पोस्टमार्टम के लिए भिजवाया। जिस भाई बहन की हत्या की गई है उनका नाम सोनू और पूनम बताया जा रहा है और उनकी उम्र 16 और 19 साल है। ये भी खबर सामने आई कि वारदात के समय दोनों के माता पिता काम पर गए थे और उनके जाने के बाद दोनों बच्चे दूसरी मंजिल पर बने कमरे में सो गए थे और उसी वक्त आरोपी उनके कमरे में पहुंचा और उनकी जान ले ली। पुलिस अब इस बात का पता लगाने की कोशिश कर रही है कि आरोपी ने दोनों की हत्या क्यों की। झालावाड़ के भवानी मंडी मार्ग पर बने सिंघानिया टोल प्लाजा पर एक टोल कर्मी को कार से कुचलकर मारने की कोशिश करने वाले शख्स को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है। साथ ही पुलिस ने उस कार को भी जब्त किया जिससे आरोपी रविंद्र सिंह उर्फ रवि ने टोल कर्मी को टक्कर मारी थी। बताया जा रहा है कि रवि टोल कर्मियों की ओर से शुल्क वसूलने से नाराज था और उसने टोल कर्मी को जान से मारने की धमकी दी थी और फिर 1 मई को उसने झालावाड़ भवानी मंडी मार्ग पर बने सिंघानिया टोल प्लाजा पर कार्यरत टोल कर्मी नरेंद्र जाट को कार से कुचलकर मारने की कोशिश की। इस घटना में टोल कर्मी नरेंद्र जाट गंभीर रूप से घायल हो गया, जिसे पहले झालावाड़ जिला चिकित्सालय में भर्ती कराया गया, लेकिन हालत गंभीर होने की वजह से उसे बाद में कोटा रेफर किया गया। इस घटना के बाद टोल प्लाजा मैनेजर ने सीसीटीवी फुटेज देखकर केस दर्ज कराया था,
जिसके बाद से पुलिस आरोपी की तलाश कर रही थी और फिर आरोपी रविंद्र सिंह उर्फ रवि को गिरफ्तार कर लिया गया। साथ ही उसकी कार को भी पुलिस ने जब्त कर लिया है। जांच में ये भी सामने आया है कि आरोपी के खिलाफ पहले भी 2 एक्सीडेंट और 3 मारपीट के मामले दर्ज हैं। सीकर की खाटू श्यामजी थाना पुलिस ने शराब ठेके को लूटने की योजना बना रहे 8 बदमाशों को गिरफ्तार किया है। साथ ही इनके पास से हथियार भी जब्त किए हैं। बताया जा रहा है कि हनुमानपुरा तिराहा मंडा रोड से सांवलपुरा की तरफ जाने वाले रास्ते में एक खेत के पास 2 कैंपर गाड़ियों के पास कुछ लोग लूट की योजना बना रहे थे। इनकी इस योजना की खबर मुखबिरों ने पुलिस को दे दी, जिसके बाद पुलिस ने इन्हें घेर कर गिरफ्तार कर लिया। गिरफ्तार लोगों को लेकर पुलिस का कहना है कि जिन लोगों को गिरफ्तार किया गया है उनमें भगवान सहाय, सोनू सिंह, जितेंद्र उर्फ जिल्लिया, तेजपाल सिंह, सिद्धार्थ, श्रवण सिंह, श्रीराम और राजेंद्र शामिल हैं। इनके पास से 2 कैंपर गाड़ी, 5 जिंदा कारतूस, 1 पिस्टल, 1 देसी कट्टा, 2 लोहे की रॉड, 2 लोहे की पाइप और डंडे भी बरामद किए गए हैं। 8 लोगों को गिरफ्तार किया गया, जिनके कब्जे से 1 अवैध देसी पिस्टल, 5 जिंदा कारतूस, 1 अवैध देसी कट्टा और लोहे की रॉड बरामद की गई तथा साथ ही 2 बिना नंबर की कैंपरों को जब्त कर मुकदमा दर्ज करके अनुसंधान प्रारंभ किया गया। दौसा में कोतवाली थाने की दीवार से सटे 2 दुकानों में चोरी की वारदात से पूरे इलाके में हड़कंप मचा हुआ है। बताया जा रहा है कि थाने के दीवार से सटे गोविंद इंटरप्राइजेज मेडिकल स्टोर और एक बैग की दुकान में चोरों ने ताला तोड़कर नकदी समेत कई कीमती सामान ले गए। मेडिकल स्टोर के संचालक का कहना है कि वो रात 8:30 बजे दुकान बंद कर घर गए थे। सुबह आकर देखा तो दोनों ताले टूटे मिले और सामान बिखरा हुआ था। साथ ही उनके दुकान के साथ ही संचालित बैग स्टोर दुकान का भी ताला टूटा हुआ था और गल्ले में रखी 5000 की नकदी गायब थी। दौसा में चोरों के हौसले इतने बुलंद हैं कि कोतवाली थाने से जो दीवार है उसके बिल्कुल सटी हुई दुकानों में भी चोरी की वारदात हुई है। हम दौसा कोतवाली थाने के यहाँ खड़े हैं। 2 दुकानों के बीती रात ताले टूटे हैं। ये थाना का परिसर है, कैंपस है और इसी कैंपस के पास ही आप यूपी रोडवेज की बस देख पा रहे होंगे। इस यूपी रोडवेज की बस के पीछे ये दुकानें थी। यूपी रोडवेज की बस को भी कोतवाली थाना पुलिस ने जब्त किया था एक एक्सीडेंट के मामले में। श्रीगंगानगर के सिंचाई विभाग के रेस्ट हाउस में हुई रेगुलेशन उप समिति की एक बैठक आयोजित की गई। इस बैठक में गंग नहर प्रोजेक्ट के चेयरमैन समेत संगम अध्यक्षों ने गंग कैनाल और भाखड़ा नहर में 13 मई से होने वाली 7 दिनों की नहरबंदी के विरोध का फैसला लिया गया है। इस बैठक में प्रस्तावित नहरबंदी का विरोध जताते हुए कहा गया है कि वर्तमान में श्रीगंगानगर जिले में नरमा बिजाई का सीजन चल रहा है और किसानों को सिंचाई पानी की बहुत ज्यादा आवश्यकता है। ऐसे में यदि एक बार फिर से 7 दिनों की नहरबंदी की जाती है तो गंग कैनाल क्षेत्र के किसानों की नरमा बिजाई बहुत ज्यादा प्रभावित हो सकती है। दरअसल हाल ही में भाखड़ा ब्यास मैनेजमेंट बोर्ड की एक बैठक हुई थी। इसी बैठक में सतलुज में जमा गंदे केमिकल युक्त प्रदूषित पानी को बाहर निकालने के लिए और उसे पाकिस्तान की तरफ भेजने के लिए नहरबंदी का फैसला लिया गया है और ये लोग उसी का विरोध कर रहे हैं। सिरोही में 17 सूत्री मांगों को लेकर सैकड़ों किसानों ने रैली निकालकर जिला कलेक्ट्रेट का घेराव किया। खास बात यह है कि किसानों की इस रैली का नेतृत्व किसान नेता लुम्बाराम चौधरी ने किया। उनके नेतृत्व में 50 ट्रैक्टरों के साथ सिरोही के मुख्य चौराहों से किसानों ने आक्रोश रैली निकाली और फिर कलेक्ट्रेट का घेराव करके आंदोलन किया। बताया जा रहा है कि सिरोही में जिस तरह से बिजली कटौती की जा रही है उसकी वजह से पानी की किल्लत है और उसी की वजह से किसान आंदोलन कर रहे हैं। इस आंदोलन के तहत किसानों ने 17 सूत्री मांगों को लेकर विशाल रैली का आयोजन किया और कलेक्ट्रेट पर मटका फोड़ प्रदर्शन भी किया। इन किसानों की मांग है कि उन्हें जल्द से जल्द माही डैम का पानी उपलब्ध कराया जाए ताकि उनकी फसल बर्बाद न हो। कलेक्टर साहब ने हमें आश्वस्त किया है कि 10 दिन के अंदर जो बीमे के पैसे वो 10 दिन के अंदर किसानों के खाते में। दूसरी बात, हमने माई और बत्तीसा के लिए जो हमने निवेदन किया उन्होंने कि मैं अभी से कल का कल दोनों बंदों के दोनों कार्यों के लिए डीओ लेटर सरकार को लिखूं। हरियाणा बॉर्डर से सटे झुंझुनू के कई गांवों में इन दिनों पीने के पानी के लिए बवाल मचा है। घड़े भर पानी के लिए यहाँ की महिलाएं इसी तरह जद्दोजहद करती नजर आती हैं।
बताया जा रहा है कि झुंझुनू के झांझा गांव में पिछले कई दिनों से लोग पीने के पानी के लिए तरस रहे हैं और जब भी यहां पर पानी का टैंकर आता है, महिलाएं पानी के लिए एक दूसरे से इसलिए उलझ जाती हैं कि कहीं उनका नंबर आने से पहले ही पानी खत्म न हो जाए। यहाँ के लोगों का कहना है कि झांझा गांव में 3 दिनों में सिर्फ एक बार ही पानी की सप्लाई हो रही है, वो भी घंटे 2 घंटे के लिए। अगर उस वक्त पानी नहीं भर पाए तो फिर बाजार से पानी खरीदना पड़ता है या फिर टैंकर का इंतजार करने के अलावा कोई और रास्ता नहीं बचता। यहाँ के लोगों ने पानी की इस समस्या को लेकर सरपंच से लेकर एसडीएम ऑफिस तक सभी को शिकायत कर दी है, लेकिन किसी ने कोई सुध नहीं ली। यहाँ के लोगों का कहना है कि अगर जल्द ही पेयजल को लेकर कोई समाधान नहीं हुआ तो उन्हें मजबूरन उग्र आंदोलन करना पड़ेगा। जालौर में बिजली कटौती के चलते आमजन परेशान है। ग्रामीण क्षेत्रों में स्थापित छोटे उद्योग धंधे जहां प्रभावित हो रहे हैं, वहीं आम लोगों के साथ साथ किसान, व्यापारी और स्टूडेंट्स भी परेशान हैं। इस क्षेत्र में बिजली आपूर्ति के लिए निर्धारित जलापूर्ति के संसाधन भी ठप हो गए हैं। बिजली कटौती की वजह से किसानों के खेतों में खड़ी फसलें बर्बाद हो रही हैं, तो वहीं व्यापार भी चौपट हो रहा है। सर, किस तरीके से शहरी क्षेत्र की बात करें या ग्रामीण तबके की बात करें तो कितना प्रभाव पड़ रहा है बिजली कटौती से? पूरे राजस्थान समेत देश के 16 राज्यों में बिजली का भारी संकट है और मेरा मानना है कि राजस्थान के मुख्यमंत्री अशोक गहलोत जी ने भी इसमें केंद्र सरकार से मांग की है कि तत्काल जो कोयले की आपूर्ति है उसकी पूर्ति की जाए। ग्रामीण इलाके में यहाँ प्रभाव पड़ रहा है। मेरा सभी जिम्मेदार नागरिकों से और ये अपील भी है, एसियां काम नहीं कर रही है, दुकानों में ये कंडीशन है। ऐसे समय पे लाइट काटने से जो कस्टमर आ रहे हैं वो भी परेशान हो रहे हैं और लाइट कटने से दिक्कत आ रही है, उन्हें कपड़े वगैरह दिखाने में भी हमें दिक्कत आ रही है। सरकार को इसको गंभीरता से लेकर के जल्दी से जल्दी बिजली को सुनिश्चितता की जाए ताकि जनता को इस भयंकर गर्मी पर परेशानी नहीं हो। बूंदी के लंका गेट इलाके में पुरानी धान मंडी रोड पर खुली शराब की दुकान को बंद करवाने की मांग को लेकर इस इलाके के लोग सड़क पर उतर आए। खास बात यह है कि प्रदर्शनकारियों में ज्यादातर महिलाएं शामिल थी। सड़क जाम कर प्रदर्शन कर रहे इन लोगों का कहना है कि इस कॉलोनी में स्कूल, कोचिंग सेंटर और बालाजी मंदिर है और उसी के पास शराब की दुकान खोली गई है। शराब दुकान खुलने से यहाँ डेरा जमाए शराबियों की वजह से मंदिर आने जाने वाले और स्कूल जाने वाली लड़कियों को परेशानी होगी। उसी परेशानी से बचने के लिए इन लोगों ने प्रशासन से इस दुकान को बंद कर कहीं और खोलने की मांग की है। झुंझुनू के सुल्ताना कस्बे में पिछले दिनों टेकड़ा बस स्टैंड पर एक इलेक्ट्रॉनिक व्यापारी से हुई मारपीट के मामले में श्री अमरपुरा के ग्रामीण और व्यापारियों ने सुल्ताना चौकी पर प्रदर्शन किया। इस प्रदर्शन के बाद प्रदर्शन कर रहे लोगों ने सुल्ताना चौकी प्रभारी राजेश जांगिड़ से मुलाकात की और मारपीट के आरोपियों को जल्द से जल्द गिरफ्तार करने की मांग की। स्थानीय लोगों ने बताया कि व्यापारी से हुई मारपीट को लेकर पुलिस प्रशासन से जल्द गिरफ्तारी की मांग करते हुए 8 मई तक का अल्टीमेटम दिया गया है और अगर इस दौरान पुलिस कार्रवाई नहीं करती है तो ग्रामीण गिरफ्तारी की मांग को लेकर उग्र प्रदर्शन करेंगे। वहीं सुल्ताना चौकी प्रभारी राजेश जांगिड़ ने कहा कि इस मामले को लेकर आरोपियों की गिरफ्तारी के लिए पुलिस कोशिश में लगी है। सोरा था, मेरे साथ मारपीट हुई, कुछ बंदे आए 8-10 लोग और मेरे साथ मारपीट हुई सोते हुए। थाने पर रिपोर्ट दर्ज करवाई थी कि मेरी दुकान टेकड़े पर जहाँ पर मेरा लड़का विकास बैठा हुआ था, उसके पास दुकान में 4-5 लड़के नामजद हुए अन्य ने घुसकर मारपीट की। ये तस्वीरें डूंगरपुर के सबसे बड़े सरकारी अस्पताल की है। यहाँ आने वाले बीमार को परामर्श के बाद अगर डॉक्टर भर्ती करने के लिए कह देते हैं तो मरीज के साथ साथ परिजनों की भी सांसें फूलने लगती हैं। दरअसल इस अस्पताल का नया वार्ड 4थी मंजिल पर बनाया गया है और वहां तक जाने के लिए लिफ्ट नहीं है। ऐसे में 4थी मंजिल तक मरीज और उनके परिजनों को सीढ़ियां चढ़कर जाना होता है। अब अंदाजा लगा लीजिए कि किसी मरीज के लिए 4थी मंजिल तक सीढ़ियों से जाने में कितनी परेशानी होती है। ऐसा नहीं है कि यहाँ वार्ड सिर्फ 4थी मंजिल पर ही है, एक वार्ड ग्राउंड फ्लोर पर भी है, लेकिन वहाँ बेड की संख्या कम है और वो भरा हुआ ही रहता है। ऐसे में मरीजों को 4थी मंजिल पर जाने के अलावा कोई और रास्ता नहीं बचता। ये मेरे मदर भर्ती है और मेरा एक बच्चा है जो 5 साल का, वो भर्ती है और ये 4थी मंजिल के ऊपर चढ़ना पड़ता है
तो बहुत ही तकलीफ पड़ती है। अस्पताल के नए परिसर में 3 लिफ्ट लगाए गए हैं, लेकिन उनमें से एक भी चालू हालत में नहीं है। अस्पताल प्रशासन का दावा है कि लिफ्ट की समस्या का समाधान होते ही मरीजों की समस्या भी खत्म हो जाएगी। बांसवाड़ा के जिला अस्पताल में उस वक्त हड़कंप मच गया जब कुछ लोग ढोल बजाते हुए अस्पताल पहुंच गए और मेल वार्ड में एक भूपा तंत्र मंत्र करने लगा। यहाँ परिवार के कुछ लोग 2 मरीजों के बेड के बीच बैठ गए और उनके साथ आया भूपा जमीन पर सफेद कपड़ा बिछाकर उस पर पत्थर रखकर मंत्र पढ़ने लगा। इसके बाद उसने वहां दीपक जलाकर नारियल भी फोड़ा और एक माला आत्मा के तौर पर पत्थर को पहनाया, जबकि और मालाएं मरने वाले शख्स की पत्नी और खास रिश्तेदारों ने पहनी। खास बात यह है कि यहाँ भोपे ने मौके पर अपने शरीर में आत्मा के प्रवेश होने की बात भी कही और ढोल बजाते हुए उसे अपने साथ लेकर अस्पताल से निकल गया। आपको बता दें, जनजाति बाहुल्य बांसवाड़ा में कई प्रथाएं दूसरी जगहों से हटकर हैं। इनमें से एक प्रथा आखातीज से जुड़ी हुई है, जब अस्पताल या एक्सीडेंट स्थल पर किसी अपने की मौत के बाद पूरा परिवार ढोल धमाकों के साथ उसकी आत्मा लेने के लिए आता है। आधुनिक युग में ये सब कुछ अजीब लगता है, लेकिन यहाँ के समाज में ये परंपरा सदियों पुरानी है और ज्यादातर लोग इसके विरोध में कुछ कहते भी नहीं हैं। श्रीगंगानगर की रायसिंह नगर पंचायत समिति की कीकरवाली में प्रशासन गांवों के संघर्ष शिविर का आयोजन किया गया था, लेकिन इस शिविर में जिम्मेदार अधिकारी नहीं पहुंचे, जिसकी वजह से यहां पहुंचे रायसिंह नगर विधायक बलवीर सिंह लूथरा ने नाराजगी व्यक्त की। बलवीर सिंह लूथरा ने कहा कि सरकार ने लोगों की समस्याओं के निराकरण के लिए शिविरों का आयोजन तो कर दिया, लेकिन अधिकारियों के शिविर में नहीं पहुंचने से लोगों की समस्याओं का समाधान नहीं हो पा रहा है। इतना ही नहीं, लूथरा ने इन शिविर को मात्र खानापूर्ति शिविर बताया। जो प्रशासनिक अधिकारी हैं, मैं तो यहाँ SDM था जब मैं आया, मैं तहसीलदार जी थे, मैं BDO थे। ये जो कैंप मात्र एक औपचारिकता है, किसी प्रकार की यहाँ काम नहीं हो रहे। जिला परिषद के डायरेक्टर भी आए हुए हैं, सभी अपना काम करवा रहे हैं, बढ़िया काम हो रहा है। पट्टे जारी किए गए हैं और जॉब कार्ड भी जारी किए गए हैं। खाद्य सुरक्षा के जो फार्म भरे गए हैं वो साइट बंद होने के कारण नहीं ले जा सके। सब बढ़िया काम कर रहे हैं। कोटा के DRM कार्यालय के रेलवे कंट्रोल रूम में 6 फीट लंबा सांप मिलने से हड़कंप मच गया। इस सांप को देखते ही कर्मचारी अधिकारियों में अफरा तफरी मच गई। इसके बाद कर्मचारियों ने तुरंत निगम के स्नेक कैचर गोविंद शर्मा को सूचित किया, जिन्होंने मौके पर पहुंचकर बड़ी मशक्कत के बाद सांप का रेस्क्यू किया। बताया जा रहा है कि ये सांप कंट्रोल रूम कार्यालय के अंदर शौचालय की गैलरी में घुस गया था, जिसकी वजह से इसे पकड़ने में स्नेक कैचर को भारी मशक्कत का सामना करना पड़ा। 6 फीट लंबे इस सांप को पकड़ने के बाद जंगल में छोड़ दिया गया। उसके बाद ही अधिकारियों कर्मचारियों ने राहत की सांस ली। धामन प्रजाति का सांप काफी बड़ा था, 6 फीट लंबाई थी। वो कंट्रोल रूम में कुछ कर्मचारी काम कर रहे थे, वहाँ पे कोई ऑफिस का दरवाजा था, दरवाजे की दरज के अंदर घुसा हुआ था। काफ़ी मशक्कत करने के बाद में मैंने उसको निकाला और निकाल के मैंने तुरंत उसको जंगल में रवानगी दी। पुलिस से बचने के लिए शराब तस्कर अब नए नए तरीके निकालने लगे हैं। कुछ इसी तरीके से शराब तस्करों ने शराब तस्करी की कोशिश की, लेकिन डूंगरपुर की बिछीवाड़ा पुलिस के सामने शराब तस्करों के तरीके फेल हो गए। मुखबिर की सूचना पर बिछीवाड़ा पुलिस रतनपुर बॉर्डर पर नाकाबंदी कर गाड़ियों की जांच कर रहे थे। इस दौरान उन्होंने गुजरात नंबर का दूध टैंकर आता हुआ देखा। पुलिस को शक होने पर टैंकर के ऊपर चढ़कर ढक्कन खोल के देखा तो दूध की जगह पेटियां भरी हुई मिली। पुलिस ने अंदर उतर कर देखा तो पेटियों में शराब की बोतलें भरी हुई थी। इसे लेकर टैंकर के ड्राइवर ने चुप्पी साध ली, जिसके बाद पुलिस ने शराब के साथ टैंकर को जब्त कर लिया और उसमें रखे 126 पेटी शराब भी जब्त कर ली। बताया जा रहा है कि पुलिस ने जो शराब जब्त की है उसकी बाजार कीमत करीब 11 लाख रुपए है। पुलिस ने एक्साइज एक्ट में केस दर्ज करते हुए टैंकर के ड्राइवर को भी गिरफ्तार कर लिया है। बीकानेर में राजस्थान राज्य प्रदूषण नियंत्रण मंडल की ओर से सिंगल यूज प्लास्टिक के खिलाफ चलाए जा रहे अभियान के तहत एक कार्यशाला का आयोजन किया गया। इस कार्यशाला में जिला कलेक्टर भगवती प्रसाद कलाल ने सभी लोगों से
सिंगल यूज प्लास्टिक इस्तेमाल न करने की अपील की और कहा कि 1 जुलाई से यहां सिंगल यूज प्लास्टिक के सभी उत्पादों के विनिर्माण, आयात, भंडारण और विक्रय पर प्रतिबंध लगा दिया जाएगा। उन्होंने कहा कि ऐसे में इनका उपयोग करने पर सख्त कार्रवाई की जाएगी, लिहाजा लोगों को अभी से सिंगल यूज प्लास्टिक इस्तेमाल बंद कर देना चाहिए ताकि 1 जुलाई के बाद उन्हें किसी तरह की परेशानी का सामना न करना पड़े। कि ये कार्यशाला एक अवेयरनेस कार्यशाला है जिसके माध्यम से विभिन्न प्रतिभागियों, चाहे वो सरकारी हो चाहे निजी क्षेत्र के हो, एक अवेयरनेस उनके बीच में जनरेट की जाएगी ताकि आने वाले समय में सिंगल यूज़ प्लास्टिक से पर्यावरण को होने वाले नुकसान से बचाया जा सके। झुंझुनू के टाई गांव की चर्चा इन दिनों 1 लोटा घी की वजह से आसपास के इलाकों में खूब हो रही है और इस घी को देखने के लिए दूर दूर से लोग यहां आ रहे हैं। बताया जा रहा है कि तस्वीरों में दिखाई दे रहा ये छोटा सा लोटा एक मठ की खुदाई में बाहर निकला है। झुंझुनू जिले के टाई गांव में ये मठ 2000 साल से भी ज्यादा पुराना है। ग्रामीणों के मुताबिक इस मठ की शुरुआत एक रेत के टीले से हुई थी, जिसके आधार पर ही इस गांव का नाम टाई रखा गया। करीब 105 साल पहले इस मठ का ईंट, पत्थरों और मिट्टी से निर्माण करवाया गया और उसी दौरान इस मठ के शिखर में घी के इस लोटे को अच्छी तरह से बंद करके रख दिया गया। अब जब मठ के पुनर्निर्माण का काम शुरू हुआ तो मठ के शिखर से ये लोटा निकला। मठ के निर्माण के हिसाब से ये घी 100 साल से भी ज्यादा पुराना है। ये घी तो है 100 साल पुराना और मठ है 2500 साल पुराना। राजसमंद जिला मुख्यालय पर माहौल उस वक्त भगवामय हो गया जब नर्मदेश्वर महादेव सेवा समिति की ओर से द्वारकाधीश मंदिर से एक विशाल शोभा यात्रा निकाली गई। ये शोभा यात्रा 100 फीट रोड स्थित देव हेरिटेज चौराहे पर पहुंची और यहां से एक विशाल कलश यात्रा रवाना हुई। इस कलश यात्रा में 750 से अधिक महिलाएं केसरिया वस्त्र धारण किए हुए सिर पर कलश लेकर चल रही थी। इस शोभा यात्रा का सबसे बड़ा आकर्षण भगवान राधा कृष्ण की मूर्ति थी, जिसे शुक्रवार को विधि विधान के साथ मंदिर में प्रतिष्ठित किया जाएगा। देव हेरिटेज चौराहे से रवाना हुई कलश यात्रा अलग अलग मार्गों से होती फव्वारा चौक स्थित नर्मदेश्वर महादेव मंदिर पहुंची। इस कलश यात्रा के दौरान महिलाएं नाचते और गाते हुए चल रही थी और उनके रास्ते में लोग पुष्प वर्षा भी कर रहे थे। फिलहाल इतना ही, नमस्कार।